स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग इस क्लास को, जो गूगल मीट में हमारा क्लास हो रहा है, इसको हम लोग यूट्यूब में लाइव ब्रॉडकास्ट करें। और बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब इस क्लास का लाइव ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब में किया जाएगा। इससे लाभ यह होगा कि जो इस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी आपका जो कोर्स है हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, आप लोग इस कोर्स के स्टूडेंट हो, इसलिए गूगल मीट में आप लोग हो और हम यह क्लास कर रहे हैं। लेकिन CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत और भी छात्र और भी विद्यार्थी और भी छात्राएं इस लेक्चर को सुन सकती हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से। तो इससे जो इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर है हमारे कोर्स का, उसके लिए भी अच्छा होगा। और यूट्यूब लाइव होने का दूसरा लाभ यह है कि मैंने जो वीडियो अपलोड किया, वह वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा मैंने वीडियो अपलोड किया है। लेकिन अगर निश्चित समय में, अगर यूट्यूब लाइव में वो प्रोग्राम हर दिन हो, तो एक रूटीन बन जाएगा छात्रों के बीच कि इस पर्टिकुलर समय में इस टॉपिक के ऊपर क्लास होगी, लेक्चर दिया जाएगा। तो इसीलिए यूट्यूब लाइव में ब्रॉडकास्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम इंटरेक्शन करते हैं गूगल मीट में, वो सारा इंटरेक्शन यूट्यूब लाइव में रिकॉर्डेड होगा। और तो इस क्लास को हम लोग गूगल मीट में करेंगे। इस क्लास को हम लोग यूट्यूब लाइव में ब्रॉडकास्ट करेंगे। मेरे लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी। वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब के प्लेलिस्ट में स्टोर होगा टॉपिक वाइज, जहाँ पे जिस टॉपिक का लेक्चर आपको सुनना है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को सुन सकते हो। और एक ऑडियो लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें लेक्चर्स को हम लोग स्टोर करेंगे, और जहाँ पे जो कि एक ओपन कंट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाओ उस ऑडिबल लाइब्रेरी में। तो ये कोशिश चल रही है और बहुत जल्दी हम सफल होंगे इस दिशा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफीम युद्ध की पृष्ठभूमि। चीन में जो अफीम युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि। तो हम कल के क्लास में जब डिस्कशन कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, तब बार बार हमारा ध्यान एक जगह पर ही आकर रुक जा रहा था, और वो जगह था कि मांचू राजवंश था, जो मांचू साम्राज्य था, उनका पतन क्यों हुआ, क्या क्या कारण उनके पतन के लिए जिम्मेदार थे। इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है कृषि। तो आप लोगों का ये प्रश्न था कि क्या कृषि ही एकमात्र कारण था या और भी कारण था। तो मैंने कहा था कि नहीं, और भी कारण थे। लेकिन मुझे लगा, कल के डिस्कशन से, आप लोग के फीडबैक से मुझे लगा कि चीन की कृषि अर्थनीति को, चीन के एग्रेरियन एनवायरनमेंट को, चीन के एग्रेरियन हिस्ट्री को, चीन के एग्रेरियन कंडीशन को शायद मुझे दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ताकि आप उस बैकग्राउंड को समझ पाओ, उस पृष्ठभूमि को समझ पाओ, जिसके कारण चीन अफीम युद्ध में हार गया, और जिसके कारण चीन के इतिहास ने एक नया रुख किया 19वीं सदी के मध्य भाग से। तो अगर हम चीन के एग्रीकल्चर, चीन का जो कृषि समाज था, उसकी बात करें, तो जो पहला सवाल आता है वो यह है कि चीन का कृषि समाज कैसा था, है ना। आज से क्लास में तबारक नहीं है। तबारक ने कल ये प्रश्न किया था कि चीन के एग्रीकल्चर को लेकर, है ना। आज से क्लास में तबारक नहीं है, हाँ, उपस्थित नहीं है। कोई बात नहीं, वो शायद उपस्थित था, दोबारा आएगा। तो इस क्लास को रिकॉर्डेड हम करेंगे, तो बाकी जो स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं वो इस क्लास को सुन सकते हैं। और चैट में भी आप लोग, हाँ, एक्टिव हो, फाइन। तो हाँ, तो जो हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा है वो है कि चीन का कृषि समाज कैसा था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चीन का जो स्थानीय प्रशासन था
वह स्थानीय प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता था। जिला का जो मजिस्ट्रेट उस समय अपॉइंट किया जाता था, उनके ऊपर उस जिला का प्रशासन डिपेंड करता था, निर्भर करता था। और वो जो मजिस्ट्रेट थे, जो कि चीन के सिविल सर्विस के मेंबर थे, उनका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता था कि उनके जिले में शांति व्यवस्था स्थापित हुई या नहीं, उनके जिले में शांति थी या नहीं। तो आपके मन में यह सवाल आएगा, कैसी शांति? मतलब उनका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता था कि उनके जिले में शांति थी या नहीं। तो सवाल यह है, कैसी शांति? शांति किसानों की, शांति किसानों के आंदोलन की। क्योंकि किसान के पास जो ग्रीवेंस था, किसान की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं था। अगर किसान कर नहीं दे पा रहा है, किसान की फसल नष्ट हो चुकी है, बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, किसान को किसी भी तरह की समस्या है, तो किसान की समस्या का हल कौन करेगा? किसान की समस्या का हल करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला का सर्वोच्च अधिकारी है, वही किसान की समस्या का समाधान करेगा। अगर जिला अधिकारी किसान की समस्या का समाधान नहीं करता है, तो किसान क्या करेगा? ये सवाल मेरा आप लोगों से है कि मैंने कहा कि जो जिला अधिकारी है वह एक अंतिम व्यक्ति है जो किसान की समस्याओं को सुलझाएगा, और अगर वो किसान की समस्याओं को नहीं सुलझा रहा है, तो फिर किसान की समस्या को कौन सुलझाएगा? आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश है। आप लोग अगर चैट बॉक्स में एक्टिव रहोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहो और ये क्लास भी चलता रहेगा। तो कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, अगर जिला अधिकारी किसान की समस्या का समाधान नहीं करता है, तो किसान की समस्या का समाधान करने के लिए कोई नहीं था, और किसान के सामने एक ही रास्ता बचा था, वह था विद्रोह, कृषि विद्रोह, किसानों का विद्रोह। तो किसानों का विद्रोह एक समस्या थी, धारावाहिक ढंग से चलने वाली समस्या, हमेशा उत्पन्न होने वाली समस्या, हमेशा सामने आने वाली समस्या, किसान विद्रोह। किसान विद्रोह क्यों करते थे? क्योंकि उनके ऊपर कर का बोझ ज्यादा था। तो कर का बोझ, कैसे कर का बोझ ज्यादा था, ये भी एक प्रश्न उठता है। कैसा कर? भूमि कर या कोई और कर भी था? तो भूमि कर के अलावा और भी कर था, और भी कर थे। कैसा कर? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी के नीचे जिला अधिकारी के नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स नियुक्त होते थे, गांव ग्रामीण स्तर के प्रशासन को संभालने के लिए। एक बहुत बड़ी कर्मचारी, जो कर्मचारियों की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी। जिला अधिकारी के अंदर जो कर्मचारी कर्मरत थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। वो संख्या में कम नहीं थे, संख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनको सैलरी सरकार नहीं देती थी। क्लियर है कि जिलाधिकारी को सैलरी सरकार देती थी, लेकिन जिलाधिकारी के नीचे जो कर्मरत थे उनको सैलरी सरकार नहीं देती थी। तो उन्हें सैलरी कैसे मिलता था? उन्हें मासिक वेतन कैसे मिलता था? तो अपने वेतन के लिए वो कर्मचारी डिपेंडेंट थे, निर्भरशील थे किसानों के ऊपर। वो जो सर्विस, जो सेवा राज्य को देते थे, जो सेवा आम आदमी को देते थे, उसके बदले में वो जनता से कर लेते थे, और यह कर एक गिफ्ट के रूप में होता था। यह कर एक वॉलंटरी कर था, यानी जो किसान है वह खुद से ही एक राशि इन ऑफिसर्स को देते थे,
जो कि जिला अधिकारी के नीचे काम करते थे। पैसा क्यों देते थे? जनता पैसा क्यों देती थी इन अधिकारियों को? बहुत सारा काम कराने के लिए, बहुत सारा काम, प्रशासनिक काम, जैसे अगर सूखा पड़ा हुआ है तो कर को माफ़ कराना है, तो कर को माफ़ करने के लिए जिलाधिकारी अपने लोगों को भेजेगा जो सर्वे करेंगे कि सच में क्या फसल नष्ट हुई है। तो वो जो सर्वे करने आएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, उनकी फ़ी देनी पड़ेगी, उनका सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। वो सर्विस देने आए, वो सर्वे करने आए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो सर्वे करने आए हैं, अगर वो देखने आए हैं कि फसल नष्ट हुई है या नहीं, इनका कर माफ़ किया जाए या नहीं, तो उनको एक फ़ी, उनकी जो एक राशि थी वो जो सेवा प्रदान किए सर्वे के द्वारा, इसके लिए उनको एक राशि, जो कि बहुत ही मामूली सी राशि होती थी, किसानों द्वारा दी जाती थी। तो यह एक बहुत ही नाजुक कड़ी थी। अगर हम ग्रामीण संबंधों की बात करें, ये बहुत एक नाजुक कड़ी थी चीन के प्रशासन की, जहाँ पे जो अधिकारी थे वो अपने सैलरी के लिए किसानों के ऊपर डिपेंड करते थे, जो अपनी सैलरी के लिए किसानों की खुशी पर डिपेंड करते थे। किसान अगर खुश नहीं हैं तो वो उन्हें पैसा भी नहीं देंगे, और इस तरह से एक क्राइसिस का जन्म होना स्वाभाविक था। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी हर जिलाधिकारी के सामने कि ग्रामीण इलाके में शांति बनाई जा सके, ग्रामीण इलाके में किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो राज्य के अधिकारियों को उनकी जो फी है, उनकी जो राशि है, वह सुचारू ढंग से देती रहे। कर भी देना है और राज्य के अधिकारियों को उनको राज्य के अधिकारियों को पैसा भी देना है, जो उनकी फीस है उसको भी देना है। तो कर भी देना है और राज्य के अधिकारियों को फीस भी देना है। और यह अगर सुचारू ढंग से चले तो जिलाधिकारी सफल था। तो जिलाधिकारी की पहली प्राथमिकता यही थी कि शांति बनी रहे ग्रामीण इलाकों में, और शांति को बनाए रखने के लिए, प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या होता था? प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कानून होते थे, न्याय व्यवस्था होती थी, सभी कुछ होता था। लेकिन जिला अधिकारी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था जिले में, उसके अंतर्गत, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिसिंग वर्क हो, चाहे वो पुलिस का काम करना हो, चाहे वो न्याय प्रणाली हो, चाहे वो शांति व्यवस्था बनाए रखना हो, जिलाधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेदार था। तो हम देख सकते हैं कि चीन की जो, अच्छा ये एक बात हुआ प्रशासनिक बात। अब है कि समाज का ढांचा कैसा था, समाज का स्वरूप कैसा था। तो अगर आप लोग किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गए होंगे, है ना, हाँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो, तो आप लोग कभी, चूंकि हम लोग भूटान के बहुत करीब हैं, और व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं जो इस YouTube प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, YouTube प्रोग्राम तो लाइव नहीं चल रहा है लेकिन अपलोड होगा तो जो आप लोग देखेंगे, आप लोगों के लिए ये बता दूं कि हम बानारहाट कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो इस गूगल मीट में हैं, बानारहाट कॉलेज के विद्यार्थी हैं, और मैं इनका शिक्षक हूँ इतिहास का, और हमारा जो कॉलेज है वो भूटान के बहुत ही करीब है। हम भारत देश में हैं और बहुत ही करीब है हम भूटान के, और बहुत ही करीब, लगभग 15 से 20 किलोमीटर। और जहां अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, मैं बीरपाड़ा में हूं, जो हमारे कॉलेज के बहुत ही करीब है, और ये भी भूटान के बहुत ही करीब है। तो अगर हम लोग भूटान में किसी मोनेस्ट्री में जाएं, आप लोग गए भी होंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हर मोनेस्ट्री का एक गुरु है। मतलब बौद्ध मोनेस्ट्री तो है, इसके बावजूद एक गुरु हैं जो इस मोनेस्ट्री के मुख्य संत हैं, जिनकी पूजा वहाँ होती है ना, जिनके अवशेष भी वहाँ रहते हैं। और ये जो क्लैन होता है बुद्धिस्ट धर्म में, हम देखते हैं
कि बहुत सारे क्लैन्स, अगर हम तिब्बती धर्म में देखें तो बहुत सारे क्लैन हैं, यानी बहुत सारे धर्म ग्रुप। और अगर इसकी शुरुआत कैसे हुई तो हमने जाना पड़ेगा वज्रयान में। वज्रयान जो बौद्ध धर्म है, जिसकी शुरुआत लगभग 2000 साल पहले हुई थी, और जिसके अनुसार निर्वाण प्राप्त किया है भगवान बुद्ध ने। और ऐसे और भी संत हैं जो कि निर्वाण प्राप्त किए हैं और निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं। तो एक आयाम था जो बौद्ध धर्म में जो संत थे उनकी उनका एक लेवल था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हाँ, मतलब उन्होंने किस हद तक निर्वाण की प्राप्ति की है, किस हद तक उन्हें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिला है, इसके आधार पे उनका हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आयाम थे उन संतों के। तो ये जो जिस तरह से बौद्ध धर्म में सिस्टम है, उसी तरह चीन में उस समय मध्यकाल में यह था कि हर गांव में एक क्लैन होता था, एक संत होते थे। अगर जैसे कि हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत के हर गांव में एक कुल देवी होती है। वो गांव की एक देवी है जो कुल देवी है। उस गांव में बहुत सारे परिवार हैं। सपोज उस गांव में 100 परिवार हैं, तो 100 परिवार अगर हैं तो 10 कुल देवी होगी। यानी 100 परिवार हैं लेकिन 10 कुल है, उस परिवार में 10 कुल है, यानी क्लैन है, और हर क्लैन की एक देवी है। अगर आप लोग कुल देवी या कुल देवता, बिल्कुल कुल देवी या कुल देवता, हाँ, ये आज भी ग्रामीण इलाकों में आप अगर जाएं तो वहाँ आप देखिएगा कि जो ये कुल देवी और कुल देवता ये हैं, सभी के हैं। आप लोगों के हैं, आप लोगों के घर में कुल देवी कुल देवता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं यस और नो। हाँ, यस सर, वेरी गुड। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। हाँ, सबनम शर्मा, आपके भी कुल देवी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी के हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो हम हिंदू धर्म के हैं, मतलब भारत की जो प्राचीन भारत था वह हिंदू धर्म हम नहीं बोल सकते हैं। हिंदू सभ्यता भी बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही होगा, लेकिन जो भी सभ्यता रहा होगा जिसको हम भारत की सभ्यता बोलेंगे, हिंदू सभ्यता से अच्छा इस वर्ड का यूज करना रहेगा कि भारत की सभ्यता। तो भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता, अगर हम इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, जो क्लैन है, क्योंकि धर्म जब नहीं था तब भी क्लैन था। अगर हम लोग बात करें कि क्लैन के शुरुआत की, तो जो डीडी कोसाम्बी है, उनकी एक किताब मैंने आप लोगों को दी थी। उस किताब का नाम था, क्या किताब का नाम था बोलो उस किताब का नाम हिंदी में? तो वो जो किताब है प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, है ना। तो डीडी कोसाम्बी की जो हिंदी वर्जन की किताब मैंने आपको दी थी, और इंग्लिश में भी उनकी किताब उपलब्ध है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो इस किताब को अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि जो कुल देवी है और जो कुल देवता है वह भारत के कबीलों में विद्यमान था, बहुत पहले से ही विद्यमान था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही विद्यमान था। और ये कबीलों का एक स्पेशल, ये जो कबीले थे इनका एक स्पेशल चिन्ह होता था, चाहे वो पक्षियों के ऊपर, मतलब इनका जो कुल का प्रतीक था वो पशु और पक्षी के चिन्ह होते थे, कुल का प्रतीक, है ना। तो कुल क्लैन जिसको हम लोग बोलते हैं वो अरब में भी था, इस्लाम धर्म के जन्म के पहले अरब में भी था। और ये क्लैन मंगोलों की सभ्यता में भी था, जो बाद में मंगोल साम्राज्य बना। तो क्लैन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम लोग इसको पढ़े थे CC1 में, जो हम लोग प्राचीन विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे, तब हम देखे थे कि क्लैन की उत्पत्ति जो है वो नवपाषाण युगीन क्रांति के साथ क्लैन और परिवार, इन दोनों का चलन बढ़ा था। समाज के अभिन्न अंग क्लैन और परिवार बनते गए थे। तो चीन भी इसका अपवाद नहीं था, और चीन के गांव में भी क्लैन्स थे,
और ये जो क्लैन थे, ये जो कुल थे, इस कुल का एक डेडिकेटेड देवता होता था जिनकी पूजा ये लोग करते थे। और वो जो क्लैन देवता है, वो जो कुल देवता है, उस ग्रामीण इलाके का कुल देवता, चीन की बात कर रहा हूं मैं, तो उस कुल देवता के पूजा के इर्द गिर्द ही समाज का ढांचा बना हुआ था। यानी ग्रामीण समाज की अगर हम बात करें तो ग्रामीण समाज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में कुल देवता की पूजा करना और एक कुल का कंसेप्ट, एक क्लैन का कंसेप्ट गांव में बहुत ज़्यादा था कि गांव के कुछ लोग एक पर्टिकुलर कबीले से, पर्टिकुलर क्लैन से डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर कुल से डिपेंड करते थे और उनका एक कुल देवता भी होता था। तो यह था, ये मैंने कोशिश की आप लोग को चीन के गांव के बारे में समझाने की कि अगर हम 18वीं सदी के चीन के गांव में जाएं तो हमें क्या दिखेगा। हमें दिखेगा एक कृषि पर आधारित समाज, जो कि चीन की 90% आबादी या 90% से भी ज़्यादा आबादी खेती पर आधारित थी 19वीं सदी तक, ठीक है। और 20वीं सदी के मध्य भाग तक भी चीन में औद्योगिकरण बहुत बाद में शुरू हुआ, बहुत ही बाद में शुरू हुआ। तो 19वीं सदी तक चीन एक कृषि प्रधान देश बना रहा। और हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 18वीं सदी या 19वीं सदी के चीन में जाएं तो उस समय के गांव में हमें क्या दिखेगा। उस समय के गांव में हमें दिखेगा एक समाज, कृषि पर आधारित समाज, जिसकी संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु है कुल देवता की पूजा करना और हर कुल के रीति रिवाजों को मानना। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कन्फ्यूशियस विचारधारा पर आधारित समाज जो कि पितृस्थात्मक था, जिसमें एक पत्नी अपने पति को सम्मान देगी, एक बेटा अपने पिता को सम्मान देगा, और जिस तरह से पत्नी पति को सम्मान देती है, जिस तरह से पुत्र पिता को सम्मान देता है, उसी तरह से जनता भी बाध्य है राजा को सम्मान देने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चीन की कृषि पर आधारित समाज जो है वह एक ग्रामीण अर्थनीति और ग्रामीण चीन जो है, चीन का जो मुख्य आधार था वह था कृषि समाज। और कृषि समाज की जो धर्म और संस्कृति थी, इसमें कुल का जो हर गांव में थे, हर इलाके में थे, उस कुल का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये था चीन के ग्रामीण समाज की एक झलक। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन चीन में हुआ 19वीं सदी के दूसरे भाग से। 19वीं सदी में जो यूरोपियन ताकतों का आगमन हुआ चीन में, तो यूरोपियन ताकतों के द्वारा किस प्रकार ग्रामीण समाज प्रभावित हुई और किस प्रकार चीन में एक के बाद एक विद्रोह हुए और किस तरह से इन विद्रोहों ने चीन के इतिहास को एक नई दिशा दी। तो ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन होगा, लेकिन इस टॉपिक में आने के पहले हम ओपियम वॉर को पढ़ेंगे, अफीम युद्ध को पढ़ेंगे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूरोपियन ताकतों ने चीन में प्रवेश किया। और जब हम इस प्रोसेस को समझ लेंगे, उसके बाद हम ग्रामीण अर्थनीति में, कृषि अर्थनीति में जो बदलाव हुए और इसके चलते जो भयंकर किसान विद्रोह हुए चीन में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यही आज के क्लास का मुख्य टॉपिक था। इस क्लास को हम लोग रिकॉर्ड करने में सफल हुए हैं और इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे इसको ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। सभी को लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, इससे क्लास को इम्प्रूव करने में सुविधा होती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है गूगल मीट में चलेगा।